अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं लैंडिंग कॉस्ट कि लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, इसको इवेल्युएट किस तरीके से किया जाता है। इस पे हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि लैंडिंग कॉस्ट है क्या। आप एक ग्लास ख़रीदते हैं चाइना से, ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि हम एग्जांपल लेते हैं चाइना की, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। जब आप अली बाबा के थ्रू सोर्सिंग करते हैं तो अली बाबा के थ्रू भी आप किसी भी मुल्क से चीज़ ख़रीद सकते हैं। अच्छा, अब एक ग्लास है, आपने चाइना से ख़रीदा, फैक्ट्री वाले ने आपको बताया कि ये ग्लास आपको $3 में मिलेगा। आपने कहा जी ठीक है, मैं आपसे $3 में ग्लास लेता हूँ। अब उसके बाद आपने शिपिंग एजेंट से पता किया, उसने कहा जी मैं $2 चार्ज करूँगा ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान भेजने की। हम एग्जांपल ले रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं प्रोडक्ट, $5 हो गए। आपको पता चलता है जी $1 जो है वो पोर्ट पे क्लियरेंस चार्जेस और गवर्नमेंट के टैक्सेस होंगे, तो ये हमें पड़ जाएगा $6 में। फिर पता चलता है जी ये हम जिस वेयर हाउस पे रखेंगे, बेचने से पहले जहाँ पे रखेंगे उसका भी तो कोई रेंट दे रहे हैं ना आप, तो चलें जी हमें पता चला कि उसका रेंट मिला के ये हमें $7 में पड़ जाएगा। तो जो कॉस्ट आपको पड़ रही है ना फाइनल, सारे खर्चे डाल के, हर चीज़ मिला के, उसे हम कहते हैं लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग का मतलब होता है उतरना, यानी कि बिल्कुल जब प्रोडक्ट आपके पास उतर रही है, आपके पास पहुँच रही है, तो पहुँचते वक्त उसकी जो प्राइस है वो आपकी लैंडिंग कॉस्ट होगी। अब आपको समझ आ गई कि खरीदी और प्राइस पे होगी, फिर आने के चार्जेस, फिर टैक्सेस, फिर किराया, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना उसमें इन्वॉल्व। ये सब चीज़ें जब इन्वॉल्व हो जाएंगी तो हम इसको कह देते हैं ये बन गई है लैंडिंग कॉस्ट। आइए अब इस पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपके सामने ये भी जो स्क्रीन आ रही है, इस पर आपको नज़र आ रहा है हाउ टू कैलकुलेट लैंडिंग कॉस्ट लिखा हुआ है और कॉलम्स बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, आपको वैसे भी समझ आ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। चलें जी, ये हमने लगा दी फ्रेट कॉस्ट, ये सब हमने एग्जाम्पल्स ली हैं। हमने कहा जी फ्रेट कॉस्ट है $100। अब इसके साथ साइन है या नहीं है, ये $100 भी हो सकते हैं, 100 पाउंड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ जगहों पे मैंने डॉलर का साइन लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि सब प्राइसेस डॉलर्स में ही हैं। अगर आप PKR में कर रहे हैं, हर चीज़ आपकी पाकिस्तानी रुपयों में है, आप उस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप सोर्सिंग किस कंट्री के लिए कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये सब बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी हम आगे, हमने फ्रेट कॉस्ट लगा लीजिए $100। अब फ्रेट कॉस्ट क्या है? शिपिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस। अब वो फ्रेट चाहे बाय सी है या बाय एयर है, ये जो भी इसके लॉजिस्टिक्स चार्जेस होते हैं, जो चीज़ के चलने के चार्जेस होते हैं, पहुंचने के चार्जेस होते हैं, उसे हम कहते हैं ये फ्रेट चार्जेस है। अच्छा, टोटल यूनिट हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास 100 यूनिट्स हैं। अब अगर 100 यूनिट्स हैं और फ्रेट कॉस्ट भी $100 है, इसका मतलब है कि एक यूनिट को $1 पड़ी फ्रेट कॉस्ट। ये हमने सामने लिख लिया। यूनिट का मतलब है पीसेस, आपने कितने पीसेस मंगवाए हैं, 100 मंगवाए हैं, 500 मंगवाए हैं, 1000 मंगवाए हैं। अच्छा, अभी आपके पास आ गया, हमने कहा कि EXW यानी एक्स वर्क्स प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस, कि हमने जब फैक्ट्री से सामान लिया, प्राइसेस मैंने आपको बताया था 4 तरह की, एक्स वर्क्स, DDP, DDU और FOB। ये मैं आपको एक अलग वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। एक्स वर्क्स का मतलब है कि हमने फैक्ट्री वाले को कहा कि आप हमें सामान अपनी फैक्ट्री में दे दें, वहाँ से हम खुद उठाएंगे, खुद लेके जाएंगे, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई नया एजेंट हायर करेंगे, वो ये काम करेगा। उससे हमें $5 की दे दी। $1 हमने एग्जाम्पल ले लीजिए, शिपिंग हमारे चार्जेस हो गए। $1 हमने कर लिया जी पर यूनिट, हमारे बैंक चार्जेस है। एग्जाम्पल ले रहे हैं ना कि जब आप ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू काम कर रहे हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी लफ्ज़ सुन के आपने परेशानी हो ना, वो सब कुछ एक एक लफ्ज़ आपको पता चलेगा, या चल चुका है या चल जाएगा। लेकिन आपने इसकी वजह से ये नहीं बैठ जाना कि जी ये तो अजीब सा लफ्ज़ आ गया, अब मैं क्या करूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। कोर्स को गौर से देखें और ईजी रहें। 3 महीने के बाद जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन चुके होंगे। अब बैंक चार्जेस $1 आ गए कि ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू हमने पे किया था, 3% कमीशन थे, कुछ भी था, वो सारे खर्चे डाल के हमने कर लिया कि $1 फी यूनिट को, फी पीस को, ये भी पड़ गया। अब आगे आ गया 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, यानी आपने सामान अगर UK में मंगवाया है तो आपने डायरेक्टली अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे सामान नहीं भेजा, आपने पहले एक और जगह पे मंगवाया कि मैं वहाँ से थोड़े थोड़े यूनिट करके अमेज़ॉन को भेजूंगा, तो वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो है 3PL चार्जेस। सिंपली आप इसको रेंट कह लें, आपकी शॉप का रेंट है, आपके ऑफिस का रेंट है, तो रेंट की कॉस्ट भी मिलानी है, आपने हर खर्चा इसके अंदर ऐड करना है, जो जो भी कॉस्ट आ रही। हमने कह दी जी 3PL का $1 है,
तो टोटल लैंडिंग कॉस्ट हमारे पास होगी $8, $8 ये हमें पता चल गया कि लैंडिंग कॉस्ट। अब जब ये स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं ना, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि लैंडिंग कॉस्ट में कोई भी कॉस्ट हो सकती है ऊपर से। ये सब मिला के जो एंड पे कॉस्ट बनेगी वो $8 है। अब ये ज़रूरी नहीं कि यह यहाँ पे 4 तरह की कॉस्ट ही हो, ये 5 तरह की भी हो सकती है। आप इंश्योरेंस करवाते हैं प्रोडक्ट की कि अगर वो नहीं पहुँचती, कोई मसला होता है तो आप क्लेम कर सके, वो एक कॉस्ट आ जाएगी। और ये कॉस्ट आपकी 2 या 3 भी हो सकती हैं कि शिपिंग ना हो इसके अंदर। आपने DDP प्राइस ले लिया अपने सप्लायर से कि मुझे प्रोडक्ट मेरे UK वेयर हाउस पे पहुंचनी चाहिए, सारी जो कॉस्ट है वो आप मुझे बताएं, तो फिर ये शिपिंग बीच में से निकल जाएगी। यहाँ पे EXW की जगह DDP आ जाएगा, बैंक चार्जेस आ जाएंगे, 3PL आ जाएगा और उसके बाद लैंडिंग कॉस्ट आ जाएगी जो आपकी टोटल बन रही है। तो ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट है जो आपके सारे खर्चे डाल के। इसमें एक चीज़ होती है कि 3PL के जो चार्जेस हैं ये हमेशा एक से नहीं रहते। हो सकता है आपकी सेल्स बहुत अच्छी शुरू हो जाएं, आपके अगर डेली के 10 यूनिट बिकते थे, आपने 3PL पे 100 रखे हुए हैं, आप 20-20 करके अमेज़ोन को भेज रहे हैं, आपके डेली के 50 बिकना शुरू हो जाएं, 2 दिन में सारे बिक गए, तो अब आपको किराया जो है वो 2 दिन का पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन में बिक गया ना सामान आपका। अब आपको 10 दिन का रेंट नहीं पड़ेगा। तो 3PL की जो कॉस्ट है वो कम भी हो सकती है, कभी ऊपर भी चली जाएगी। नहीं बिक रहा सामान, आपका पड़ा हुआ है रेंट, तो फिर भी पे करना है। तो ये कुछ कॉस्ट ऐसी है जो ऊपर नीचे होती रहती है, 1, 2, 3% तक ये वेरी करता है। हम क्या करते हैं कि हर 3 महीने के बाद दोबारा से इवेल्युएट करते हैं अपनी लैंडिंग कॉस्ट, 2 से 3 महीने के बाद। ऑन एन एवरेज 3 महीने, कभी आपको 2 महीने के बाद भी करनी पड़ सकती है। तो 3PL की कॉस्ट चेंज हो सकती है, बैंक चार्जेस आ गए, शिपिंग प्राइस आ गई और ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट आ गई। बिल्कुल आसान है, आप ये स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लें। जब भी लैंडिंग कॉस्ट निकालनी हो, इस तरह से आप जाके हर अपना खर्चा ऐड करेंगे, उसको टोटल करेंगे, जो टोटल प्राइस बनेगी उसको हम कहेंगे ये हमारी लैंडिंग कॉस्ट है। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया लैंडिंग कॉस्ट बहुत ही आसान है। मैंने आपके सामने आपको लैपटॉप पे करके दिखाया कि जी इतने की हमें मिली, ये इसके शिपिंग चार्जेस थे, ये कोई बैंक चार्जेस थे, ये 3PL के चार्जेस थे, जो भी सारी कॉस्ट थी वो मैंने आपको बताई। और एक और बात आप लोग दोबारा ध्यान में रख लें कि कोई भी ऐसा लफ्ज़, जिस तरह मैंने अभी 3PL बोला, तो ये आपको आगे एक वीडियो में पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है। कोई भी ऐसी टर्म नहीं मैं बोलूँगा जो आपको बाद में या पहले बताई ना गई हो। तो अगर कोई भी लफ्ज़ आपको ऐसा लगे जी ये अजीब लफ्ज़ आ गया, हमें तो इसका पता नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, या पीछे गुजर चुका है या अगली वीडियो में आ जाएगा। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची होगी जो आपको ना सिखाई गई हो।